हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ बच्चों आप लोग अपने स्टडी पर फोकस करना शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों आज फिर से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फॉर्मेट को देखेंगे। वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो हमारा जरूर देखें, क्योंकि बच्चों उसमें हमने कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस कर रखा है। अगर बच्चों पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को। अगर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनी पार्ट 2 के अंतर्गत इन्होंने कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्मेट को दे रखा है। तो जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्मेट को दे रखा है पार्ट 2 के अंतर्गत, उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल को दो भागों में बांटा है। एक इनकम के अंतर्गत उन्होंने रखा है और सेकंड उन्होंने एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा है। इनकम के अंतर्गत उन्होंने फिर से इसे दो भागों में बांटा है। एक वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक को वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरे को वो कहता है अदर इनकम। दूसरे को वो क्या कहता है? अदर इनकम। और सेम उसी प्रकार अगर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं तो उन्होंने एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। अब यहां पर बच्चों आते हैं, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्मेट को देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहला रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेकंड रखा है अदर इनकम को। तो यहां पर बातें आती है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है। देखिएगा, अगर बिजनेस ऑपरेट किए जाते हैं तो ऑपरेट करने से जो उन्हें इनकम अर्न होता है, बिजनेस को चलाने से जो उसे इनकम अर्न होता है, जो बिजनेस की डायरेक्टली इनकम होते हैं, वैसे इनकम आपके रखे जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जिसके अंतर्गत अगर कहोगे तो रखा गया है सेल ऑफ प्रोडक्ट को या रखा गया है आपका सेल ऑफ सर्विसेज को। अब यहां पर बात आती है, क्या प्रोडक्ट को सेल करना या सर्विसेज को सेल करना क्या मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? हाँ बच्चों, ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। समझने का काम कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी बिजनेस को रन कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है जिसके अंतर्गत हम किसी गुड्स को बेचने का काम करते हैं। मेरे को सिंपल में बताइएगा, अगर मैं उस गुड्स को ना बेचूंगा क्या मेरा बिजनेस ऑपरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक मैं उस गुड्स को नहीं बेचूंगा मेरा बिजनेस कभी चल नहीं पाएगा। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मेरे को उस गुड्स को बेचना होगा, और जैसे ही उस गुड्स को बेचेंगे क्या उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा या नहीं होगा? और क्या अब इससे मेरा बिजनेस ऑपरेट होगा या नहीं होगा? हाँ सर जी, जब इससे मेरा बिजनेस ऑपरेट होगा तो ये गुड्स को बेचने से जो मुझे रेवेन्यू अर्न हो रहा है, क्या मैं कहूंगा कि वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? हाँ। तो इसलिए अगर देखोगे तो सेल ऑफ प्रोडक्ट या सेल ऑफ गुड्स को हमें किसके अंतर्गत रखा गया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके बगैर मेरा बिजनेस ऑपरेट हो ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार मान के चलते हैं कि अगर मैं किसी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ और वहां पर मैं बच्चों को पढ़ाऊं ही नहीं, तो क्या बच्चे मुझे कभी भी ट्यूशन फी देंगे? नहीं देंगे।
जब तक कि मैं उसे सर्विस नहीं दूंगा, जब तक कि मैं उसे पढ़ाने का काम नहीं करूंगा, तब तक भी वो मुझे ट्यूशन फी नहीं देंगे। तो मुझे अगर अपनी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, ऑपरेट करना है, तो मुझे बच्चों को सर्विस देना ही होगा। और जैसे बच्चों को मैं सर्विस दूंगा, बच्चे मुझे क्या देंगे? बच्चे मुझे ट्यूशन फी या फी देंगे। तो ये फी मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए है। तो ये मेरा जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो मेरा कौन सा रेवेन्यू कहलाएगा? सेल ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत। तो ऐसे जो भी अगर आपके रेवेन्यू जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने से अर्न किए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत चले जाते हैं? वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत चले जाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा इनकम जो आपके अदर होते हैं, वो किसके अंतर्गत चले आएंगे? अदर इनकम के अंतर्गत। जैसे इंटरेस्ट का इनकम, जैसे डिविडेंड का इनकम, या जैसे आपने किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा तो उससे जो आपके गेन आते हैं उसका इनकम। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बच्चों, तो ये आपके क्या होते हुए चले जाते हैं? ये आपके होते हुए चले जाते हैं अदर इनकम। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, तो जो आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या जो आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, जो इंटरेस्ट से उनका आपका इनकम हो रहा है या डिविडेंड से आपका इनकम हो रहा है, तो वो इनकम उनके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर ये फाइनेंशियल कंपनी है तो जो इंटरेस्ट का इनकम है, जो डिविडेंड का इनकम है, वो उनका अदर इनकम ना हो करके उनका कौन सा इनकम कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इनकम कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? उस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये थे आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? टोटल रेवेन्यू कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंतर्गत देखते हैं। एक्सपेंसेस के अंतर्गत सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो किसी गुड्स को बनाने या खरीदने का काम कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहती है कि ड्यूरिंग द ईयर में मैंने कितना मटेरियल को कंज्यूम किया। तो वो मटेरियल को कंज्यूम करते समय जैसे ही वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, तो इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं? इसके अंतर्गत ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेज रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो ये कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी जो किसी गुड्स को बनाने का काम करते हैं। तो वो क्या जानना चाहती है? वो अपने मटेरियल कंज्यूम को जानना चाहते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम को कैसे निकालते हैं? वो रॉ मटेरियल से निकालते हैं। तो रॉ मटेरियल का जितना ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज जितना किया गया है रॉ मटेरियल को, उसको ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाता है? लेस कर दिया जाता है। तब आपके क्या आ जाते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट देखते हैं तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो बने बनाए गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गुड्स को खरीदते हैं, जो बने बनाए गुड्स को परचेज करते हैं, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी परचेज के अंतर्गत परचेज किया गया, अगर किसी गुड्स को, फिनिश गुड्स को अगर परचेज किया गया है तो उसे वो किसके अंतर्गत रखते हैं? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री के अंतर्गत क्या है? अगर किसी भी प्रकार का कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो उन दोनों में आप क्या कर दीजिए? डिफरेंसेस कर दीजिए। डिफरेंसेस से जो आएंगे वही आपके कहलाएंगे चेंज इन इन्वेंट्री। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर बात आती है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई भी ऐसा काम जो एम्प्लॉय को बेनिफिट देता हो, जैसे उनको सैलरी देना, उनको वेजेस देना या प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को
देते हुए चले जाना, कंट्रीब्यूशन करते हुए चले जाना, ये सब एम्प्लॉई के लिए क्या है, बेनिफिट है। तो ऐसे एक्सपेंसेस किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग शामिल करते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, आपके एम्प्लॉई से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है सिंपल में, अगर किसी प्रकार का कोई लोन आप बोरो करते हो या आप किसी प्रकार का कोई फंड बोरो करते हो, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपके किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, वो आपके फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत शामिल होते हैं। या अगर किसी प्रकार का ओवरड्राफ्ट करते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट आप देते हो, जो आपने लोन लिया उस पर आपने इंटरेस्ट दिया, या बैंक का जो चार्ज होते हैं वो सब किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को मालूम है बच्चों कि किसी भी फिक्स्ड एसेट पर कोई भी अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है राइट ऑफ करना। अगर गुडविल को राइट ऑफ करते हो, पेटेंट को राइट ऑफ करते हो या प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हो, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब आपके अमोर्टाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस बचेगा बच्चों वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो ये आपके कहलाते हैं एक्सपेंसेस, और जैसे ही ये सारे को आप ऐड कर दोगे क्या कहलाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। तो इनकम जितना आपने अर्न किया, एक्सपेंसेस जितना आपको हुआ, इन दोनों में आप क्या कर दीजिएगा, डिफरेंसेस कर दीजिएगा 3 और 4 में, तब ये कहलाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है उस टैक्स को आप माइनस कर दीजिए, तो जो आएंगे आपके वो आपके कहलाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस प्रकार से बच्चों ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, जो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के पार्ट 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।